चातुर्य तुझी ही धडाडी, आकाश पाठीवरी झेप वेडी, मनातील स्वप्ने साकार करता तुझ्यातील स्वत्वास येते उभारी, तुझे चांदण्याचे आकाश हळवे तू पेलून धरतेस क्षितिजास भाळी, तुझे चंद्र तारे उजळती मनाना तू सावित्री होतेस, आकाश पेलताना, आकाश पेलताना, आकाश पेलताना, आकाश पेलताना। मैंने लिखा 2005 में एक्चुअली। हम आमिर के साथ थे उस वक्त और आमिर की रंग दे बसंती की शूटिंग चल रही थी, तो हम पंजाब घूम रहे थे, तो वहाँ हमने कहानी बैठ के लिखा जब आमिर शूट पे थे। और डर डर के मैंने आमिर को सुनाया क्योंकि आमिर बहुत अच्छे कीन है, बहुत अच्छी सेंस है उनको स्क्रिप्ट्स की, बिल्कुल, कि किस तरह से कि वो ऑडियंस जैसे सुनते हैं, वो एकेडमिकली नहीं सुनते कि ये ठीक है वो ठीक नहीं है, वो रिएक्टिव ऑडियंस जैसे सुनते हैं। तो उनको बहुत अच्छी लगी और आमिर ने कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए मुझे। अच्छा। मतलब बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं, ऐसे क्या ऐसा बनाना है हम प्रोड्यूस करेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगी। व्हेरी गुड। किरण राव यांनी सत्यमेव जयते या दूरचित्रवाणी मालिकेसाठीही पडद्यामागे राहून काम केलं। जाने तू या जाने ना, पिपली लाईव्ह, धोबी घाट, तलाश, सिक्रेट सुपरस्टार, लाल सिंग चड्ढा या चित्रपटांच्या त्या सहनिर्मात्या आहेत। लापता लेडीज या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या किरण राव यांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटाला प्रेक्षकांची तुफान लोकप्रियता लाभली। किरण राव यांना त्यांच्या पुढच्या चंदेरी दुनियेतल्या प्रवासासाठी उदंड शुभेच्छा। मंडळी नमस्कार। तिचे आकाश पेलताना या कार्यक्रमात मी अरुंधती भालेराव आपल्या सगळ्यांचं सहृदय सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करते। किरण जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। लापता लेडीज या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका किरण राव, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अभी जब ये जो टू ब्राइड्स है ना, कहीं मैंने पढ़ा था कि आमिर खान साहब जज जूरी बन के गए थे और वहाँ उन्होंने टू ब्राइड्स की स्टोरी देखी। सो टू ब्राइड्स से लापता लेडीज तक का जर्नी कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस थे उसमें, और टू ब्राइड्स से लापता लेडीज ये नाम आपने क्यों रखा? तो आमिर, सही कहा आपने, आमिर एक जज थे स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन में जो सिनेस्तान ने ऑर्गेनाइज किया था 2018 में। और तब उस कहानी का नाम था टू ब्राइड्स और लेखक थे बिप्लब गोस्वामी। अच्छा। जिन्होंने ओरिजिनल स्टोरी लिखी है। बहुत अच्छी कहानी लिखी थी उन्होंने, बहुत मज़ेदार। और जब मैंने भी पढ़ी मुझे लगा कि ये मुझे बनानी है, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं अपने स्टोरीज के पीछे 6-7 साल मेरे लग चुके थे। धोबी घाट के बाद मैं बहुत कोशिश कर रही थी लिखने अपनी कहानियाँ। पर जब ये मैंने सुनी ये कहानी तो मुझे लगा कि ये मुझे बनानी है, क्योंकि इसमें एक तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कह सकती थी पर एक मज़ेदार स्टाइल में। तो उस वक्त बिप्लब को खुद बनानी थी फिल्म। तो उन्होंने कहानी नहीं दी, 1-1.5 साल तक वो उन्होंने कोशिश की फिल्म बनाने। और फिर 2019 के एंड में उन्होंने कहानी हमें दी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना है। और बिप्लब को उसी कहानी को उसी तरह बनानी थी। फिर वो भी समझ गए कि मुझे क्या करना है और फिर उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी, कहानी दे दी। और फिर स्नेहा देसाई नाम की राइटर आई स्क्रीन प्ले लिखने और उन्होंने बहुत मेरे साथ काम किया और बहुत ही उम्दा राइटर हैं। हिंदी आणि भोजपुरी
हाँ या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन लहेजा वापरलाय भाषेसाठी आणि जो खूप रिअलिस्टिक आणि खरा वाटतो. हाँ मुझे लगता है कि स्त्री नारी होने का एक फायदा है कि मुझे खुद नारी होने का एक एक्सपीरियंस है. मैंने काफ़ी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं. तो और स्नेहा भी जिन्होंने लिखी है उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी अपना उनका डायलॉग राइटिंग में जो उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है, जो चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही लेक्चरबाजी ना करके बहुत एक तरह से सटल उपदेश ना देते हुए जो कहना सादगी से कहना, वो उनकी एक खूबी है. और एक तरह से इस फिल्म का ने मुझे एक मौका दिया कि हम अलग अलग उम्र की औरतों के प्रॉब्लम्स या इश्यूज को हम हम दिखा सकें कि आप ग्रैंड मदर की उम्र की हैं या फिर छोटी सी लड़की हैं, अभी शादी करके निकली हुई हैं. तो हर एक तरह की एक्सपीरियंस को एक दिखाने का मौका इस फिल्म ने मुझे दिया, जो कि स्नेहा और फिर दिव्यनिधि शर्मा जो आए, जिन्होंने उस पे बहुत काम किया, मनोहर के कैरेक्टर को बनाया उन्होंने, काफ़ी लव स्टोरी पे काम किया, फूल और दीपक की. तो सब ने मिलकर जो एक टीम वर्क का भी इसका एक रिजल्ट है. वही मैं कहना चाह रही थी की सगळेच कॅरेक्टर्स खूप रिअलिस्टिक वाटतात, खरे वाटतात, जसं काही तेच ते कॅरेक्टर आहे असं वाटतं. कास्टिंग करताना काय कसं केलं कास्टिंग? एक्चुअली कास्टिंग हमें करना पड़ा लॉकडाउन के थ्रू, क्योंकि 2021 के बिगिनिंग में हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया. बिल्कुल. तो लकीली हमने कास्टिंग डायरेक्टर उससे पहले ही चुन लिया था. एक लड़का है जिसका नाम है रोमिल मोदी, और उन्होंने उससे पहले अमित मासूरकर के साथ न्यूटन और आई थिंक शेरनी पे काम की थी. तो मुझे उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्चुअली रियल सिचुएशंस में जाकर लोगों को ढूंढते हैं और कैरेक्टर्स जो आप चेहरे ढूंढते हैं वो एकदम वो कोई कसर छोड़ते नहीं है, दूर दूर तक जाते हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, ड्रामा ग्रुप्स, सब जगह वो बात काफी सर्च करते हैं, बहुत बात फैलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो इंटरनेट से भी देखते रहते हैं. और ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन उनकी एक आंख भी है. और मैं तो मुझे बहुत कास्टिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो फाइनली वही है. अगर आपके कास्ट, आप कितना भी अच्छा स्टोरी लिख लें, अगर आपकी कास्टिंग ठीक नहीं हो तो वो कभी बात बनती नहीं है. तो अगस्त सितंबर में हमने कॉल बैक्स शुरू किए कि और कास्टिंग कंफर्म करने के लिए. और हमें एक्चुअली बहुत ही हमारी एक कंस्ट्रेंट, हमारा एक लिमिटेशन ये था कि दोनों लड़कियों का हाइट सिमिलर होना चाहिए और उनका बिल्ड जो कहते हैं, बिल्कुल, मतलब पल्लू लेने के बाद भी वो समान दिखे, वही. और दोनों मर्दों का भी, दोनों हस्बैंड्स, क्योंकि वो इसके पीछे पहले निकल लेती है और फिर उसको एहसास होता है जब ट्रेन जा रही है कि अरे मैं किसके साथ नीचे आ गई. तो ये एक थोडा एक लिमिटेशन था. तुला वाटलं फिल्म एवढं हिट होईल आणि त्याची एवढी चर्चा होईल त्या प्रोसेस मध्ये बनवताना? नाही, मला नाही वाटलं. मुझे एक्चुअली मुझे पता था कि स्टोरी में एक बहुत ही दम है और मजेदार एक क्वालिटी है. हम लोग ट्राई कर रहे थे कि व्यंग्य के थ्रू, हास्य के थ्रू और इमोशंस के थ्रू हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर लोगों ने बहुत दिल से ले लिया. उन लोगों ने बहुत ओपनली इसको देखकर फील किया. हाँ, मतलब जो फीलिंग्स हैं उसमें उन्होंने. मुझे ये मूवी देखते समय ऐसा लगा कि खूप कॉस्ट्यूम चा भपका नहीं है, खूप मोठे मोठे लोकेशन्स नहीं है, खूप माल मसाला नहीं है, गाणी नहीं है खूप, पण तरी सुद्धा पूर्ण वेळ तो पिक्चर तुम्हाला होल्ड करून ठेवतो. आकाश पेलताना. ह्या क्षेत्रामध्ये दिग्दर्शिका म्हणून काम करताना तुला काही वेगळा अनुभव येतो का, की स्त्री दिग्दर्शिका आहे म्हणून काही वेगळ्या प्रॉब्लेम्सना फेस करावं लागतं का? कसा है तुझा अनुभव? मेरा अनुभव एक्चुअली अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैं
एक तरह से मेरी खुशनसीबी ये रही है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर पाई हूँ। और आमिर खान प्रोडक्शंस, आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शंस, एडवर्टाइजिंग में भी मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो एक तरह से मैं लकी हूँ। बहुत लोगों का ऐसा अनुभव नहीं रहता है। और मैं जब एडी थी तो मुझे भी काफ़ी बार ऐसा महसूस हुआ कि लोग, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझसे अलग तरीके से बात कर रहे हैं, मुझ पे रौब जमा रहे हैं, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं औरत हूँ। तो उस समय हाउ यू रिएक्ट? तो मेरा काम एक्चुअली फर्स्ट एडी जब मैं थी, मेरा काम ये था कि लोगों से काम निकालना। यही काम है फर्स्ट एडी का, कि आपको यू हैव टू गेट द डे, मतलब आपको दिन के जितने शॉट्स हैं वो लेके पूरे करने हैं। तो इसके लिए आपको कभी कभी प्यार से करना पड़ता है, कभी कभी डंडे मार के करना पड़ता है, कभी कभी आपको छूट देनी पड़ती है ताकि आप फिर खींच सकें। तो बहुत सारे आपको भी स्ट्रैटेजीज यूज करने पड़ते हैं। तो कभी कभी जब मुझे लगा कि ये छिचोरापन है या ये बात शोभा नहीं देती कि मैं इस पे रिस्पॉन्ड भी करूं, इसका कोई मैं रिस्पॉन्स दूं, तो कभी कभी मैं नहीं देती। लेकिन जब मुझे कभी भी लगा है कि कोई हद से बाहर कुछ कह रहा है मुझसे, या बर्ताव कर रहा है सेट पर जो कि नहीं होना चाहिए, तो मैं उनको या तो कहती, सामने कहती, बाद में कहती, और प्रोड्यूसर से भी कहती कि ये मैं नहीं सह सकूंगी, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, और या तो मुझे फिल्म छोड़नी पड़ेगी। म्हणजे असं कुठेतरी की ही स्त्री आहे, ही काय करेल, हिला काय जमेल, ही एक भावना ना। और सेट पे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले तो एक बुली का जो है वो औरतों पे बहुत यूज होता है, कि कहीं और आपको कहीं डंडा मिला है तो आप घूम के किसी और को आप उन पे अपना गुस्सा निकालें। और औरतें बहुत होती हैं, या सेट के जो स्पॉट बॉयज हैं या लाइट बॉयज हैं या जो भी है, कभी कभी एक्टर्स पे भी लोग चिल्ला डालते हैं, कुछ डायरेक्टर्स। तो मैं इस बिहेवियर से, इस बर्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किरण, स्त्री कितीही पुढे असली, आपण म्हणतो की आताच्या शतकात स्त्री पुरुष समानता आहे वगैरे वगैरे वगैरे, ती कितीही पुढे असली, करिअर वाईज ती खूप स्ट्रॉंग असली, ती सेल्फ मेड असली, तरी सुद्धा तिला सासरचे, माहेरचे, म्हणजे दोन्हीकडचे सगळे रिलेशन्स सांभाळावे लागतात, तिला घर सांभाळावं लागतं, तिला मुलांचा अभ्यास बघावा लागतो, तिला स्कूलमध्ये ॲज अ पेरेंट जावं लागतं, प्लस तिला एखाद्या फिल्मचं प्रिपरेशन पण करावं लागतं. याच्यातनं तिची काही सुटका नाही, कितीही आपण म्हटलं तरी. मग ती एक सामान्य स्त्री असू दे किंवा किरण राव सारखी एक प्रतिथयश एस्टॅब्लिश दिग्दर्शिका असू दे, तू हे सगळं करताना टाइम मैनेजमेंट कसं करते? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हम सब ने देखा है, हमारी माएँ करती आई हैं, हमारे दोस्त करते आए, हम भी कर रहे हैं, कि आप सारी जिम्मेदारी एक तरह से निभाने में और फिर भी और काम भी करना, घर का भी करना, ये करने में एक तरह से प्राइड जो होता है मल्टीटास्किंग में, जो हम सब बहुत बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि हम ये सब करते हैं। हमसे जो अपेक्षा रखी जाती है कि आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आप अपने हस्बैंड की फैमिली को भी संभालेंगे, आप उनके साथ रिलेशंस, हस्बैंड से ज्यादा आपके रिलेशंस हैं उनके साथ, अपने खुद के भी हैं, बच्चे भी हैं, हंस के संभालेंगे, और फिर आप अपने करियर भी संभालेंगे, नंबर 1 पे संभालेंगे, आपको कमाना भी है। तो एक तरह से ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी में मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ। मुझे मैं एक उस तबके से आती हूँ जहाँ इतना कमाने की वो जोर नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत ही बड़े स्टार थे, पर ये सारे प्रेशर्स भी थे मुझ पे कि माँ भी उसी साल माँ बनी जब धोबी घाट निकली थी, माँ भी बनी, हमारे खुद के फैमिली को भी संभालना, घर संभालना, प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे फिल्म्स बन रहे थे उसको, और नई माँ,
और खुद पे इतना प्रेशर कि मुझे कुछ बनाना है, धोबी घाट के बाद कब बनाएंगे, 1 साल 2 साल निकलते गए। लेकिन एक तरह से मुझे समझ आया कि मेंटली ना मेरे आइडियाज बहुत अच्छे थे पेपर पे, मेरे स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मेंटली मैं किसी एक पे मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो मी टाइम कैसे निकालते हैं फिर आप? तो मैंने एक्चुअली जब आज़ाद पैदा हुए और मैं बहुत समय आज़ाद को दे रही थी, मुझे आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा, और मुझे बहुत मज़ा आया माँ बनकर, मुझे बहुत संतुष्टि मिली। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि भाई इसके अलावा माँ होने के मेरी और कोई भी अस्तित्व है, मेरी और कोई भी चाहे हैं, डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, उसको कैसे पूरा करें। तो मुझे, और मैं एक ऐसे स्टार से मेरी शादी हुई कि जिसके पास टाइम था नहीं कि मैं बोलूं कि भाई लो बच्चा मैं जाती हूँ। तो एक तरह से वो सिंगल मदरहुड ही हुआ मेरा, और है अभी भी। तो उस समय आप में ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ कि चलो भाई थोड़ा आप संभालेंगे, थोड़ा मैं संभाल लूंगी? आमिर की जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और उनपे इतने प्रेशर्स हैं कि करना नामुमकिन है। मैं उनको चाहने पर भी वो नहीं कर सकते। तो आई कांट, एक हद तक के बाद यू कांट एक्सपेक्ट इट। और उनकी इंटेंशन ऑलवेज थी कि मैं करूंगा, पर आप शूट को ना कैसे कह सकते हैं, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन या फिर प्रमोशंस, इसके बीच में हर चीज हर वक्त उनके नहीं कर हाँ, तो ये एक उनके लिए भी बहुत एक प्रॉब्लम है। बरोबर। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। जब भी मुझे मानिए लिखने के लिए कहीं जाना हो, या जस्ट फिर अपने आप के साथ 4 दिन बैठ के बुक पढ़ना हो, कहीं घूमना हो, तो मेरे पेरेंट्स आके आज़ाद के साथ रहते। किरण, तू खूप वेगवेगळ्या विषयांना घेऊन छोट्या छोट्या जाहिराती केल्या, तर त्याबद्दल आम्हाला सांग ना। एक्चुअली वो फेसबुक का एक 10 सेकेंडर्स के एड्स थे, जिससे वो ट्राई कर रहे थे कि आप चंद सेकंड में कैसे किसी का मन बदल सकते हैं, और ऐसे इश्यूज पे जो कि कभी कभी हमें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन पे आप बहुत लंबा स्टोरी लिखेंगे तो लोगों को वक्त नहीं है। लेकिन अगर आप 10 सेकंड में किसी का मन बदल सकें या आप किसी को छू सकें तो क्या हो सकते हैं। तो मैंने देयर वाज एक कहानी ऐसी थी कि लड़का, भाई और बहन बैठे हैं, और माँ एक को फुल ग्लास दूध देती है लड़के को, और लड़की को आधा ग्लास। अच्छा। पर भाई माँ को देख के लड़की के ग्लास में अपने दूध से उसको दे देता है, और वो पीते हैं। तो एक तरह से ये बात कि हम चाहे नेक्स्ट जनरेशन अभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट करती है लड़कियों के अगेंस्ट, लेकिन उसके भाई खुद चाहते हैं कि उसकी बहन उसके समान आए। ब्लड डोनेशन पे 1-2 ऐसे स्टोरीज थे हमारे। एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था। अच्छा। कि एक लड़की उसको मार पड़ी है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो वो अपने जो काम वाली हैं उनसे वो आके उनको आइस पैक देती है। तो वो जब आइस पैक देती है, साथ साथ उनको एक पुलिस का कॉल नंबर भी देती है। क्या बात। तो वो अपने काम वाली को देखती है, और काम वाली का एक वो रिएक्शन है कि भाई सिर्फ ये करने से कोई फायदा नहीं है, आपको एक्चुअली कुछ ये फायदे की बात है, ये है आपका हेल्प, ये आइस पैक कुछ नहीं है, ये पैम्परिंग नहीं करना है बल्कि ये एक्शन लेना है। जी। तो ऐसे एड्स थोडे किए थे। आकाश पेलताना। मला सांग, एक दिग्दर्शिका म्हणून पूर्ण प्रोसेसचा अभ्यास, कसा फिल्म बनवायचे, कसं त्याच्याकडे जायचे, कशा पद्धतीने तू अभ्यास करते, थोडक्यात सांग ना आम्हाला। अभ्यास एक्चुअली मैं जो भी मेरे आइडियाज़ हैं मैं पूरी तरह घुस जाती हूँ उसमें। मैं उनके बारे में बहुत सारा पढ़ती हूँ, या ऑनलाइन ओल्ड आर्टिकल्स में जर्नलिस्ट्स की बहुत कदर करती हूँ एक्चुअली, जर्नलिज्म की। क्योंकि एक्चुअली हमारे सारे स्टोरीज़ जो हैं फिल्म में वो कहीं ना कहीं हमारे जर्नलिस्ट्स ने उन पे बहुत सारा काम किया हुआ है। और तो मैं
सारे जो हमारे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनके साइट्स पे जाके पढ़ती हूँ, इंटरनेशनली भी। अपने आँख को एक तरह से ट्रेन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ें देखें, या जो भी है देखें। हाँ, पर जो भी है में क्या होता है कि आजकल बहुत कुछ है बेकार की, आप लगे हुए हैं घंटों तक और बेकार की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बहुत हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमें एक मौका मिलता है ऐसे आर्टिस्ट का काम देखने जो बहुत ही नए टेक्निक्स यूज़ करते हैं या बहुत नए ख्यालात से काम बनाते हैं, या फिर जो साउंड और राइटिंग और इस सब का मेल के साथ बहुत अच्छा छोटा छोटा काम बनाते हैं। तो ये सब एक ट्रेनिंग की बात होती है। सतत वेगवेगळ्या माध्यमातून तुमच्याकडे लक्ष असतं, तुम्ही प्रत्येक घराघरामध्ये पोहोचलेला असतात, म्हणजे अनेक वेळा त्या गोष्टी तुम्हाला पण माहिती नसतात, तुम्हाला माहिती पण नसतं की हे आमच्या आयुष्यात कधी झालं, पण ते सोशल मीडियावर आलेलं असतं। ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्रास होतो का, आणि तुम्ही त्याच्याकडे कसं बघता, कसं घेता हे सगळं तुम्ही? आपने एक्चुअली सही कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, और क्योंकि मैं ढूंढने नहीं जाती कि लोगों के विचार मेरे बारे में क्या है, क्योंकि एक बार आप उस गली में घुस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है, तकलीफ होती है। फिर आप अपने आप को उनके नजर से देखने लग जाते हैं, जो कि जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी और के लिए तो नहीं जी रही है ना। बिल्कुल। तो मैं ध्यान देती नहीं हूँ। या मुलाखतीच्या शेवटच्या आता टप्प्याकडे मी जाते आहे, पण त्याच्यासाठी एक रॅपिड राऊंड आहे, आणि तू म्हणणार आहेस मी जे पण सांगेन अरुंधतीची शपथ घेऊन खरं सांगेन। हाँ, मी अरुंधतीची शपथ घेऊन खरंच सांगेन। अगदी क्विक तुला उत्तर द्यायचंय। लगान, लापता लेडीज, धोबीघाट। लापता लेडीज। आशुतोष गोवारीकर, मीरा नायर, नितेश तिवानी, अद्वैत चव्हाण। आशुतोष गोवारीकर। आशुतोष गोवारीकर। मास कम्युनिकेशन, सिनेमाटोग्राफी, दिग्दर्शिका कि स्क्रीन राइटर? दिग्दर्शिका। कोलकाता, हैदराबाद, कर्नाटक, दिल्ली की मुंबई? मुंबई। आमची मुंबई। आमची मुंबई ऑलवेज। मंडळी, ह्या गप्पा संपू नये असं वाटतंय। किरण राव यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर किंवा या व्यासपीठाच्या माध्यमातून अनेक महिला अशा येतात की ज्यांचा संघर्ष, त्यांची जीवन जगण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत सकारात्मक आणि सुंदर असते, ज्या खूप काही सांगून जातात। मला काही ओळी कुणाच्या तरी वाचलेल्या आहेत। ये आसमां छीन गया तो क्या, ये आसमां छीन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। वाह। ये आसमां छीन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। बहुत खूब। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, पारावर छूट गया तो क्या, पारावर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे, पारावर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे, हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे, हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है, ख्वाबों को महकता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं, हर मंजिलों से राब्ता रखते हैं, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। क्या बात है। दर्शकों, ये थी किरण राव, लापता लेडीज ह्या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका। मी थांबत नाही आहे, कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पाणी फाउंडेशनसाठी फाउंडर म्हणून किरण रावांनी खूप काम केलं आहे, म्हणजे ते पण त्यांच्यामध्ये सामाजिकतेचं एक भान ऑलरेडी आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी मराठी गाणं गायलं आहे, त्यांच्या 4 मराठी गाण्याच्या ओळींनी आपण थांबणार आहोत, पण त्यानंतर अर्थातच DP म्हैसकर फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सुधाताई म्हैसकर आपल्याला एक टिप देणार आहेत। मैत्रिणींनो, नवीन व्यवसाय सुरू करताना आपली मनशक्ती चांगली ठेवणं महत्त्वाचं आहे। आपल्याला त्याच्यामध्ये यश मिळवायचं आहे,
त्या दिशेने आपण पुढे मार्ग चालायला पाहिजे. पण नवीन व्यवसाय सुरू करताना आपल्यातून प्रथम काही चुका होऊ शकतात, आपल्याला अपयश येऊ शकतं. या काळामध्ये आपल्याला मदतीला आपली माणसं कोण ते कळून येतात की आपल्या मदतीला उभी राहतात. त्यांची सोबत संगत कधीही सोडू नका. ते जर तुमच्या मदतीला आले तर तुम्हाला पुढे जरा जास्ती मनशांती मिळेल, मनशक्ती मिळेल, तुम्ही पुढे जाऊ शकता त्याच्यामुळे. आणि आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, सगळे दिवस सारखे नसतात. आज जरी आपण अपयशाने खचून गेलो तरी ह्याचा पुढचा मार्ग यशाचा असेल, आपण प्रगती करून जास्ती चांगल्या रीतीने पुढे जाऊ शकतो, हे लक्षात ठेवायचं. आणि तो मंत्र सांभाळला तर आपण आपल्या व्यवसायामध्ये 100% यश मिळवू शकतो. पाणी फाउंडेशनसाठी तुम्ही जे मराठी गाणं गायलंय त्याच्या 4 ओळी आम्हाला ऐकायला आवडेल. एकजुटीनं पेटल रान तुफान आलया, काळा भुईच भेटीला हो आभाळ आलया. वा. बेगाळ माय मातीच्या ह्या वेळत डाळ ला 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 ला. घेऊन हात हाता मंदी पेटलले तरानी ध्यास, नयनसाने भरल्यवाणी तुफान आलया, पदतीनं पेटल रान तुफान आलया. तुझे चांदण्याचे आकाश हळवे, तू पेलून धरतेस क्षितिजा सभाळी. तुझे